ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो जैविक पदार्थ होते हैं उसके बारे में जाना, महासागरीय तली में उससे जो अपशिष्ट चीजें बनती हैं, जो ऊज बनता है उसके बारे में जाना, कौन कौन से होते हैं। तो जैविक पदार्थों के बारे में यानी जो कार्बनिक पदार्थ है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जो है उसके बाद वाले जो भाग है वो है कार्बनिक पदार्थ। उसमें कौन सा आता है उसके बारे में जानेंगे। उसमें जो लाल मृतिका, मैंने आपको मृतिका यानी क्ले के बारे में बताया था, बहुत ही बारीक होता है, यानी कि लगभग किसी भी कण का 1/8000 मिलीमीटर के उसका जो व्यास होता है उसके बराबर होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही बारीक होता है, कितना छोटा वो होता है। और जब आप उसको हाथ में लेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा स्लिप करता है, क्योंकि वो बहुत ही बारीक और चिकना होता है इसलिए। और जो रेड क्ले है वो सबसे महासागरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और महासागरीय तली में काफी ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो अकार्बनिक पदार्थ है उसमें आपका रेड क्ले है, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या वजह है जिससे कि ये पाए जाते हैं। लाल मृतिका यानी रेड क्ले, क्ले के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे रेड क्ले है, इसके बारे में जान लेते हैं। गहरे सागरीय जमाव में यह सबसे अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, गहरे सागरीय जमाव यानी कि सागर का जो गहराई वाला भाग है वहां पे, यानी 2700 फैदम के नीचे काफी ज्यादा गहराई में ये पाया जाता है। एल्युमिनियम सिलिकेट लौह ऑक्साइड, ठीक है, लाल रंग है तो जाहिर सी बात है लौह ऑक्साइड उसमें ज्यादा होगा, आयरन ऑक्साइड, और इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। कोमल होती है, मैंने आपको बताया था, बहुत ही सॉफ्ट होती है, लचीली और चिकनी होती है। ठीक है, इसका जो कण होता है उसका व्यास बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए ये बहुत ही चिकनी होती है। जब इसको आप हाथ में लेंगे तो ये बहुत तेजी से स्लिप करता है। इसके बाद है सूखने पर ये लाल भूरे रंग की पाउडर जैसी दिखती है। अगर ये महासागरीय भाग से इसको या फिर जलीय भाग से इसको निकाल कर बाहर रखा जाए, जब ये सूखेगा तो ये लाल पाउडर की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, इसके बाद सागरों के गहनतम भागों में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सागरी भाग का जो गहराई वाला हिस्सा है वहां पे, यानी सबसे गहरा वाला जो भाग है वहां पे ये पाया जाता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में जो रेड क्ले है यही पाया जाता है महासागरीय भागों में। पूर्वी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में लाल मृतिका यानी रेड क्ले का विस्तार सबसे अधिक है। 27,000 फैदम से अधिक गहराई में ये पाए जाते हैं। किसमें? 27,000 से अधिक फैदम की जो गहराई होती है उसमें ये पाए जाते हैं। इसमें देख लेते हैं, ये आपका संगठित है। जो रेड क्ले है वो जो जलीय भाग है उससे निकाल के इसको बाहर रखा गया है। सूखने के बाद ये उसका संगठित रूप है, लेकिन अगर इसी को गहराई वाले भाग से निकाल कर उसको अलग करके सुखाया जाए तो वो रेड पाउडर की तरह आपको दिखेंगे। और इनका रंग लाल क्यों होता है आपको पता है, इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट और जो लौह ऑक्साइड है वो काफी मात्रा में होते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको दिखेगा मैप में, यानी कि हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में और अटलांटिक महासागर में ये जो ऊज है और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जैविक पदार्थ हैं, ये किन किन मात्रा में कहाँ कहाँ पे ज्यादा और कहाँ कहाँ पे कम पाए जाते हैं, इसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैप में बताया गया है। इसमें आप इंडिकेट भी दिया गया है जिससे कि आप
समझ सके। अब आप इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें हिंद महासागर में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके काफी हिस्से में हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में रेड क्ले की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा? रेड क्ले की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है गहराई वाले भाग में। इसके बाद कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसके बाद जिसकी मात्रा है वो है ग्लेबिजेरिना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं। तो अगर गहराई वाले भाग की बात करें तो उसमें रेड क्ले सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ऊपरी हिस्से की बात करें थोड़ा सा इस वाले हिस्से से यानी 27,000 फैदम के ऊपरी हिस्से से थोड़ा सा बात करें तो उसमें ग्लेबिजेरिना जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। और फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं वो डायटम और जो टेरिजीनियस मैटर होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हो गया इंडियन ओशन। अब चलते हैं पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं इसमें भी रेड क्ले की मात्रा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा एरिया को ये कवर करता है। प्रशांत महासागर रेड क्ले का ये क्षेत्र है पूरा। इतने पूरे क्षेत्र में लाल मृत्तिका पाई जाती है और ये काफी गहरे भाग में पाई जाती है। और जितने भी महासागर हैं ज्यादातर यही पाया जाता है। ठीक है, और इसमें प्रशांत महासागर में काफी ज्यादा ये पाया जाता है। तो ये हो गया आपका रेड क्ले। इसके बाद जो है दूसरे क्रम पे अगर आप रखना चाहें तो आप ग्लेबिजेरिना को रखेंगे। यहाँ पे इस तरह आप ये देख सकते हैं। उसके बाद थोड़े क्षेत्र को ये रेडियोलेरियन और डायटम वुड कवर करता है। तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का, जिसमें कि आपके जो डिपॉजिट हैं उसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। आगे चलते हैं, ये है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आप देख सकते हैं किसकी मात्रा ज्यादा आपको दिख रही है। मैप के अकॉर्डिंग, मैप में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? डायटम वुड की ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं डायटम वुड नहीं, यहाँ पे होगा ग्लेबिजेरिना। इसकी मात्रा ज्यादा आपको दिखेगी इस तरह से, ये जो सिंबल है इस तरह से यहाँ पे ये ज्यादा दिखेगा। और फिर यहाँ पे भी सिलिका की मात्रा आपको इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए हैं उसमें छोटे मोटे चीजें जो है काफी कम एरिया को कवर करती हैं, जैसे आपकी भूमिज पदार्थ हो गए, टेरापॉड हो गया, इस तरह के जो मैटर हैं वो अटलांटिक महासागर में कम क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ओशन डिपॉजिट जो है उसका जो महासागरीय भाग है कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, मैप के द्वारा हम लोगों ने जाना। तो इस तरह से ये जो अध्याय है ओशन डिपॉजिट का ये समाप्त होता है यहीं पे। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ज्वार और भाटा, टाइड और ईव। ठीक है, ज्वार और भाटा इसको देखते हैं। इसको देखते हैं ज्वार भाटा, इसको टाइड और ईव बोलते हैं। ज्वार को टाइड, ईव, भाटा को ईव बोलते हैं। ठीक है,
तो ज्वार भाटा होता क्या है, मतलब सामान्यतः ये जाना जाता है कि जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना। ऊपर जब उठता है तो वो ज्वार कहलाता है, और जब नीचे वही जल आता है तो वो भाटा कहा जाता है, टाइड और ईब। लेकिन इसके पीछे क्या वजहें हैं, किस वजह से ये जो पृथ्वी के ऊपर का सागरीय जल है वो अचानक ऊपर उठ जाता है फिर नीचे चला आता है। तो इसमें क्या क्या वजहें हैं, किस वजह से होता है और कब कब होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्वार कहते हैं। और उसी समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार तल, यानी कि जब कोई जल जो है, जल का सागरीय जल ऊपर उठेगा तो उसका जो ऊपरी भाग है वो तो ऊपरी तल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उच्च ज्वार के समय जो तल होता है वो काफी ऊंचा हो जाता है, और सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को क्या बोलते हैं, भाटा बोलते हैं। तथा उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब वो नीचे की तरफ आता है उसमें ज्यादा ऊंचाई नहीं होती, नीचे की तरफ वो जाता है, और औसत सागर तल इन दोनों के तलों के बीच होता है। और ये जो दोनों है जब ऊपर नीचे जाते हैं तो बीच वाले भाग में जो होता है वो एवरेज उसका लेयर कहा जाता है उसको। विभिन्न स्थानों की औसत ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है, जैसे कि अगर प्रशांत महासागर में आया तो वहां पे अलग होगा, अटलांटिक महासागर में आया तो वहां पे अलग होगा। तो ये जो आपके ज्वार आते हैं ये आते कैसे हैं, तो चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसकी वजह से ये आपके आते हैं। इसमें एक होता है दीर्घ ज्वार और एक होता है लघु ज्वार, आगे उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि जब सूर्य और चंद्रमा जब एक दिशा में होते हैं, दोनों जो है एक तरफ होते हैं, तो दीर्घ ज्वार आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो सूर्य है और जो चंद्रमा है दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ काम करती है, तो वो काफी जल को अपनी तरफ आकर्षित करती है। महासागरीय जो जल होते हैं पृथ्वी पर वो ज्यादा मात्रा में अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए उस समय जो ज्वार आता है वो उसका जो लहर होता है वो काफी ऊंचा होता है। लेकिन अगर जब वो समकोण की स्थिति में होते हैं, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उस समय वो निम्न ज्वार या नीप टाइड आता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जो आपके ज्वार आते हैं ये हम जगह जो है एक ही समय में आने चाहिए, लेकिन एक समय में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं इसको देख लेते हैं। इस तरह से आपका जब ज्वार आता है तो इस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और जहां पे आप देखते हैं कि जो बीच होते हैं जहाँ पे लोग घूमने पर्यटक स्थल होते हैं, वो जब ज्वार आते हैं तो वो डूब जाते हैं। जब भाटा के समय वो जो जल है वो पीछे की तरफ चला जाता है, तो जब शाम के समय देखेंगे तो वो पूरा डूबा हुआ रहेगा, सुबह जाके देखेंगे तो वो यानी कि जब ज्वार खत्म हो जाएगा, आकर्षण शक्ति कम हो जाती है, तो वो पीछे की तरफ सागरीय भाग में जल प्रवाहित हो जाएगा। तो बीच जो है पहले तो ज्वार के समय डूबा हुआ दिखेगा और फिर वो अंदर की तरफ जल चला जाता है भाटा के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्वार। यहाँ पे आपको बताया गया है ये जो है चंद्रमा, पहले तो कुछ जान लीजिए कि ये चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है ये किस तरह से कितनी है। तो चंद्रमा का केंद्र पृथ्वी के केंद्र से 3,84,800 किलोमीटर
दूर है। कितना? लिख लीजिएगा इसको, 3,84,800 किलोमीटर ये दूर है। ठीक है, कितना है? 3,84,800 किलोमीटर। इसके बाद पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह, इसको याद रखिएगा, जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी भाग है, चंद्रमा की सतह से 3,77,600 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये तो केंद्र की बात हो गई। केंद्र कितना दूर है? 3,84,800 किलोमीटर। और जो सतह वाला भाग है वो कितना दूर है? वो 3,77,600 किलोमीटर दूर है। तो ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। ठीक है, यहाँ पे है कि चंद्रमा के केंद्र मुखी, ठीक है, जो चंद्रमा है उसका जो सेंटर है, सेंटर वाला भाग है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न केंद्र प्रसारित बल, यानी केंद्र प्रसारित बल की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उसमें जो बल होता है वो बाहर की तरफ इस तरह कोई भी चीज है तो वो बाहर की तरफ वो फैलती हुई होती है। तो बल के कारण जल का बाहर की ओर उभार होता है। और यही वजह है कि जो चंद्रमा के आकर्षण से जो पृथ्वी है उसका जो केंद्र प्रसारित बल है वो काम करता है, यानी वो चंद्रमा का साथ दे देता है। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के साथ जब वो मिल जाता है तो फिर वो दीर्घ ज्वार आने लगता है। इसी कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है, 2 बार आता है, ये तो पता है। इसके बाद है 2 बार भाटा आएगा, सामान्य सी बात है। जब 2 बार ज्वार आएगा तो भाटा भी आएगा, यानी कि जल जब ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। तो यहाँ पे वही कहा गया है। सूर्य चंद्रमा के एक सीध में होते हैं, ठीक है, तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ होने का मतलब है कि इस तरह से ये मान लीजिए सन है आपका, ठीक है, ये चंद्रमा की स्थिति है आपकी, ठीक है, और इसके बाद है ये पृथ्वी की स्थिति है। अब यहाँ पे ये सन हो गया, ये मून है और ये अर्थ है। ठीक है, तो जब चंद्रमा ये इसका चक्कर लगा रहा है सूर्य का, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, एक सीध में, यानी कि इस साइड देखिए सन भी इधर भी है और इसके बीच में चंद्रमा आ गया। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और प्लस ये सूर्य की आकर्षण शक्ति, तो ये ऊपरी जो भाग है इसको, इसका जो जल है ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति दोनों मिलकर जो पृथ्वी पर सागरी जल है उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो चंद्रमा है क्या उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से ज्यादा है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
क्यों निभाता है? क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए वो काफी ज्यादा उसका आकर्षण काफी ज्यादा प्रभावी होता है। और जो सूर्य है, यद्यपि इसका आकर्षण काफी ज्यादा है, इसका जो आकर्षण बल है वो काफी ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ही दूर है पृथ्वी से, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता है। इसी वजह से जब ये चंद्रमा इस तरफ होता है, जब चंद्रमा इस तरफ होता है, तो ये चूंकि दूर होने की वजह से ये जो दीर्घ ज्वार होते हैं, जल काफी ज्यादा मात्रा में ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ पे लघु ज्वार आते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो दोनों का जो आकर्षण बल है वो एक साथ काम करता है और फिर दीर्घ ज्वार आते हैं। जो ज्वार आते हैं उस समय उसको स्प्रिंग ज्वार बोलते हैं। एक चीज इसमें ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो ज्वार होते हैं वो 2 बार आते हैं दिन में, आने चाहिए, वो 12-12 घंटे पे आने चाहिए, लेकिन वो 12 घंटे पे नहीं आते हैं, 12:26 पे या 24 घंटा 52 मिनट उनको समय लगता है दोनों सेंटर पर ज्वार आने के लिए। इसके पीछे एक वजह होती है, हम अभी आगे इसको जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। सूर्य चंद्रमा के एक सीध में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर काम करती है, एक साथ कार्य करती है, और यह स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या को होती है। तो ये तो चीजें ठीक है, लेकिन अब आगे हम जो देखेंगे ज्वार का जो समय होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ज्वार का समय, अभी मैंने आपको जो बताया कि ज्वार जो लेट आता है, जो देरी से आता है, एग्जैक्ट 12 घंटे पे नहीं आता है, उसकी क्या वजह है उसको इसमें जानेंगे। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, सही बात है, ठीक है। अर्थात प्रत्येक दिन ज्वार एक ही समय पर आना चाहिए, ठीक है। अगर पृथ्वी के इस सेंटर पर शाम के 4 बजे आता है आपका ज्वार, तो सुबह के 4 बजे फिर आना चाहिए, लेकिन ये 4:26 पर आता है। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे ज्वार आता है। प्रत्येक दिन ज्वार एक ही समय पर आना चाहिए, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। प्रतिदिन ज्वार 26 मिनट देरी से आता है। एक सेंटर पे जो ज्वार है वो 26 मिनट देरी से आता है, यानी कि अगर दोनों सेंटर की बात करें तो 24 घंटा 52 मिनट की देरी से आता है। और इसके पीछे वजह क्या होती है कि जो अर्थ है वो अपना मूवमेंट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रही है, और वो पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जो सेंटर होता है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो जो सेंटर होता है, ज्वार केंद्र होता है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये है। और उसके बाद जो चंद्रमा है वो उसे भी चक्कर लगाना, वो एक जगह स्थित तो है नहीं, उसे भी पृथ्वी का चक्कर लगाना है। तो वो घूमने में, लगाने में दोनों की स्पीड सेम तो है नहीं, तो उसको लगाने में जो सेंटर है, जो ज्वार केंद्र है, जितने समय में वो चंद्रमा के उस ज्वार केंद्र के पास आता है जहां से कि वो आया रहता है, उतने में चंद्रमा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। फिर वहां से लेके चंद्रमा के उस केंद्र तक जाने में उसको 26 मिनट का समय लगता है। तो संपूर्ण रूप से 24 घंटे 52 मिनट में इतने समय में आपका ज्वार, दूसरा ज्वार, यानी कि दोनों के बीच में इतना का अंतर होता है, 52 मिनट या 26 मिनट का होता है। चंद्रमा का अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए
लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है उसका काम, ठीक है। वो अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र पूरब से पश्चिम की दिशा में जाएगा। जब पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो आपका जो ज्वार केंद्र है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगा ही घूमेगा, और जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। इसके बाद है दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। ज्वार केंद्र जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है। जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं वही अभी इसको फिगर के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आगे चल के हम फिर इसको बताएंगे। चंद्रमा उसके कुछ आगे निकल गया होता है क्योंकि वह भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वो तो स्थिर रहेगा नहीं कि पृथ्वी ने कहा कि भाई रुक जाओ हम आ रहे हैं और फिर यहाँ पे एक ज्वार और आना है, रुके रहना, तब तक हम एक चक्कर 24 घंटे में लगा के आते हैं। लेकिन वो तो रुकेगा नहीं, उसको भी चक्कर लगाना है, उसे भी अपना काम करना है, तो वो थोड़ा आगे चला जाता है। और जब पृथ्वी उस स्थान पे आती है तो वो तो कहती है कि अरे ये तो आगे निकल गया, फिर वहां तक जाने में 26 मिनट का अंतर आ जाता है। परिणाम स्वरूप ज्वार केंद्र को चंद्रमा के नीचे पहुंचने के लिए 52 मिनट की यात्रा करनी होती है। 24 घंटे में तो के लिए वो बोल के गया होता है कि हमको 24 घंटा दो, हम एक चक्कर लगा के आते हैं। लेकिन चंद्रमा कहता है नहीं भाई, हम इतना समय नहीं दे सकते कि मुझे भी तो अपना काम करना है। तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो जब अर्थ मूव करके आता है कहता है ये तो आगे निकल गया, तो चलो हम भी आगे निकल जाते हैं। फिर उतना जो एरिया कवर करने में लगता है वो 52 मिनट की देरी से ज्वार आता है उस सेंटर पे पहुंचने के लिए। तो ये हो गया। इस प्रकार एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट खर्च करना पड़ता है। संपूर्ण रूप से अगर देखें तो 24 घंटा 52 मिनट होता है, 2 बार आता है। इसी समय ज्वार केंद्र के विपरीत स्थित भाग, यानी कि जो जहां पे ज्वार आता है, जो सेंटर है, उसके विपरीत भी एक भाग है, ठीक है। तो वहां पे भी आता है, तो वहां पे जब आता है वहां पे भी पहुंचने में उसको 52 मिनट तो नहीं लेकिन 26 मिनट की देरी हो जाती है। अगर इसका आधा करेंगे, इसका आप आधा करेंगे तो ये 26 आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, जिसकी वजह से जो ज्वार है वो 24 घंटे 52 मिनट की देरी से, यानी हर जगह 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आएगा। अब इसको एक मैप के एक इमेज में समझ लेते हैं एक बार फिर से। इसमें देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मूव कर रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रहा है अर्थ, तो जाहिर सी बात है कि जो सेंटर है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रहा है तो जो सेंटर है, जैसे ये P है और ये F है, ठीक है, ये दो ज्वार केंद्र हैं। ये यहाँ पे दो ज्वार केंद्र है। तो पहला जो ज्वार है वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, P पर आ गया। पहला ज्वार केंद्र कहाँ पे आया? P पर आया। और यहाँ पे चंद्रमा कहाँ पे है? के स्थान पे है, ठीक है।
जब ये यहाँ पे है तो यहाँ पे ज्वार आ गया, ठीक है। ये चंद्रमा का ऑर्बिट है और ये अर्थ का है। इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी फिर आगे निकल जाती है। ये कहती है कि भाई रुके रहो, हम एक चक्कर पूरा करके आ रहे हैं 24 घंटे में, तुम यही रुके रहो, फिर जो है यहाँ पे एक बार और ज्वार आना है तो आ जाएगा, तो फिर आगे बढ़ना। लेकिन जब ये इतना कह के ये पृथ्वी आगे की तरफ चली जाती है अपना चक्कर पूरा करने, तो चंद्रमा कहता है नहीं, हमें भी अपना काम करना है, दूसरे के लिए रुके, तो फिर ये भी आगे की तरफ ये बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ये अर्थ मूव करके घूम कर ये यहाँ तक आता है, सॉरी यहाँ तक अपने पहले सेंटर पर आता है जहाँ की आपका ज्वार आया रहता है, तो देखता है कि चंद्रमा तो आगे निकल गया, वो तो रुका ही नहीं। तो फिर ये इसको फॉलो करने के लिए, इसके सेंटर पे तक पहुंचने के लिए ये यहाँ तक जाता है, तब ये यफ के पास जाता है, यानी ये जो सेंटर है यल तक पहुंचता है, ठीक है। ये चंद्रमा के पास पहुंचता है, तब जाके यहाँ पे दूसरा ज्वार एफ आता है, दूसरा ज्वार केंद्र एफ हो गया, ठीक है। तो पृथ्वी को ये जो P और F के बीच की जो दूरी है, इसको तय करने में आपको जो समय लगता है, तो संपूर्ण रूप से उसको 24 घंटे 52 मिनट कहा जाता है। और इसके अपोजिट साइड में जो ज्वार आता है उसको देखें तो 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है। और चूंकि 24 घंटा 52 मिनट की देरी होती है, तो अगर इसको एक यहाँ आता है, एक इसके अपोजिट साइड में आता है, तो यहाँ पे 12 घंटे 26 मिनट की देरी पे यहाँ आएगा और इसके अपोजिट साइड में भी आएगा। तो ये जो चंद्रमा होता है ये अपना चक्कर लगाने में आगे निकल गया होता है उस सेंटर से, तो इसी एरिया को, इसी क्षेत्र को, इस दूरी को कवर करने में जो समय लगता है, इसी वजह से देर से ज्वार आते हैं, 12 घंटे 26 मिनट या 24 घंटे 52 मिनट की देरी से आते हैं। आगे चलते हैं। अब तो ये तो हो गया ज्वार कि किस तरह से ये आते हैं और लेट आते हैं तो क्यों आते हैं। अब इसके बाद है ज्वार के प्रकार। एक होता है दीर्घ ज्वार स्प्रिंग टाइड और एक होता है लघु ज्वार या निप टाइड, ठीक है। दीर्घ ज्वार में क्या होता है, आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो जो लहरें होती हैं, जो जल होता है, जल तल वो काफी ऊंचा उठ जाता है, क्योंकि वहां पे सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण जो शक्ति होती है वो काफी ज्यादा होती है और एक साथ काम करती है, क्योंकि पृथ्वी के दोनों एक दिशा में होते हैं, एक तरफ होते हैं और दोनों एक साथ मिलकर अपना आकर्षण बल पृथ्वी के जलीय भाग पर लगाते हैं। तो पूर्ण या दीर्घ ज्वार, यहाँ पे लिखा हुआ आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, हम लिख देते हैं। पूर्ण या दीर्घ ज्वार, ठीक है। पूर्ण या दीर्घ ज्वार, इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो वहां उसे युति वियुति या सिजगी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दीर्घ ज्वार, उसके बारे में अभी हम मैप में उसको समझेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज दी हुई है, सिजगी क्या होती है और युति या वियुति क्या होता है, इसको देखते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, यानी कि दीर्घ ज्वार के समय, दीर्घ ज्वार के समय जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ होते हैं, यानी कि आप इसमें समझ सकते हैं इस तरह से, ये आपका सन हो गया, ये मून है
और ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक तरफ है, इस दिशा में इस तरफ है, यानी कि चंद्रमा भी सन की तरफ है और सन तो जिस तरफ है उधर चंद्रमा है ही। और जो ये अर्थ है ये अलग हो गया, एकदम किनारे वाले भाग में हो गया। तो ये दोनों की आकर्षण शक्ति यहाँ पे ये काम करने लगती है, तो ये हो जाता है दीर्घ ज्वार। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं युति या कंजंक्शन। क्या बोलते हैं, युति। आप यहाँ पे इसको स्पष्ट लिख लीजिए, युति या कंजंक्शन। सूर्य ग्रहण किस लिए क्यों होते हैं, इसमें भी हम आपको अभी इसमें बताएंगे। और ये कब आते हैं, अमावस्या के समय, ठीक है। अमावस्या के समय ये सबसे ज्यादा होते हैं और इसी समय दीर्घ ज्वार भी आता है। तो ये जो कंडीशन होती है, यानी अर्थ के पृथ्वी के एक तरफ दोनों सन और मून होते हैं, तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, युति बोलते हैं या फिर कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन, ठीक है। इसके बाद है जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुतीय या अपोजिशन बोलते हैं। और ये कब होता है, ये पूर्णमासी के समय होता है, अपोजिशन। पूर्णमासी, इस समय में ये होता है। तो जब आपका अर्थ के यानी पृथ्वी के एक तरफ सूर्य और चंद्रमा हो तो वो स्थिति कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वो स्थिति कहलाती है वियुति या फिर कंजंक्शन की स्थिति कहलाती है। कब कहलाती है, कि पृथ्वी एकदम किनारे पे हो और जो सूर्य और जो चंद्रमा है वो दोनों एक तरफ हो, तो ये स्थिति कहलाएगी युति या कंजंक्शन। और दूसरी स्थिति है जब यहाँ पे इसमें आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे पहले में क्या था, ये तो सन है अपने स्थान पे, यहाँ पे आपका अर्थ हो जाएगा, बीच में पृथ्वी हो जाएगी अर्थ, ठीक है। और चंद्रमा आपका यहाँ पे हो जाएगा। और जब पृथ्वी की स्थिति बीच में हो जाएगी, ठीक है, जब पृथ्वी की स्थिति बीच में हो जाएगी तो ये कहलाता है वियुति यानी अपोजिशन का कंडीशन ये कहा जाता है। तो ये होता है युति और वियुति। और यही इन्हीं को संयुक्त रूप से आप देखें कि चाहे चंद्रमा यहाँ हो और पृथ्वी यहाँ हो, चाहे पृथ्वी यहाँ हो और चंद्रमा यहाँ हो, दोनों एक सरल रेखा में ही होंगे, ठीक है, दोनों एक सीधी रेखा में ही होंगे। ये स्थिति है आपकी अपोजिशन की, किसकी है, ये स्थिति कहलाएगी अपोजिशन की, अपोजिशन की स्थिति ये कहलाएगी, ठीक है। ये हो गई अपोजिशन की कंडीशन, यानी वियुति, 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 ठीक है। इसके बाद है दूसरी कंडीशन, हम बता देते हैं। ये हो गया आपका सन, यहाँ पे हो गया आपका मून, चंद्रमा, और इसके बाद है ये हो गया आपका अर्थ, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वो स्थिति होती है वियुति की, सॉरी युति की, यानी कंजंक्शन की स्थिति होती है। कौन सी होती है, कंजंक्शन की। कंजंक्शन की स्थिति होती है। ये हो गया आपका युति की स्थिति। और इसी समय में सूर्य ग्रहण भी लगता है, क्योंकि ये घूमते घूमते इस
एरिया को यहाँ तक ये आ जाता है, फिर यहाँ तक जब ये बीच में आ जाएगा तो ये ज्वार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ काम कर रही है, ज्वार तो आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जब इसके बीच में आ जाएगा तो इसका जो प्रकाश सन का ये अर्थ पे आना कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा। तो फिर जब ये बीच में आता है तो इसी समय को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलती है। कितने समय तक रहता है, 7 से 8 मिनट तक, 8 मिनट तक। लेकिन जो चंद्र ग्रहण होता है वो 4 से 5 घंटे तक का होता है। चंद्र ग्रहण 4 से 5 घंटे तक का होता है। ठीक है, क्यों होता है अभी हम आपको आगे इसको बताएंगे। तो ये तो होता है आपका युति यानी कंजंक्शन की कंडीशन, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वो होता है युति, और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वो होता है अपोजिशन की कंडीशन, वियुति। और एक चीज और है, इस दोनों में आप देख सकते हैं दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, चाहे अपोजिशन आप कहें चाहे कंजंक्शन की बात करें, चाहे अपोजिशन की बात करें चाहे कंजंक्शन की बात करें, दोनों एक सरल रेखा में ही होते हैं। तो इनको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिजगी। संयुक्त रूप से इनको सिजगी बोलेंगे, सिजगी। ठीक है, संयुक्त रूप से इनको सिजगी बोलेंगे, यानी कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में हो तो वो स्थिति कहलाएगी सिजगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रमा बीच में है या पृथ्वी बीच में है, बस इसकी कंडीशन यही है कि एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में होनी चाहिए। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं तो वो समकोणी की स्थिति होती है। ये इसके जस्ट अपोजिट साइड है, ये निप टाइड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी निप टाइड के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इसको जो दीर्घ ज्वार है, स्प्रिंग टाइड है, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन आपको दिखाई गई है जिसमें कि पृथ्वी, चंद्रमा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूर्य है। ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये चंद्रमा है। तो इस समय जो दोनों की आकर्षण शक्ति, जो कर्षण शक्ति है वो दोनों एक साथ काम करेगी। चंद्रमा भी इसी तरफ है और सूर्य भी इसी तरफ है, तो एक साथ काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो उठा हुआ भाग है, यानी कि सागरी जल का भाग जो है वो काफी ज्यादा, काफी ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये कंडीशन है आपकी स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड की ये कंडीशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो चंद्रमा है ये मूव करते करते यहाँ पे आ जाए, इस स्थान पे आ जाए, तो यहाँ पे आपका अभी तक तो ये 180 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, तब क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है 180 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, 180 डिग्री पर। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्रमा मूव करते करते यहाँ पर आ गया तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या होगा कि अभी तक तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ थे, तो दोनों की आकर्षण शक्ति, दोनों बोले चलो एक साथ इसको परेशान करते हैं अर्थ को, तो फिर दोनों एक साथ जो है का अपना आकर्षण बल इस पे
लगाने लगे तो इसका जो जली भाग है वो ज्यादा ऊपर उठने लगा, लेकिन अब तो चंद्रमा यहाँ आ गया तो अब सूर्य से ये काफी दूर हो गया, तो दोनों की जो आकर्षण शक्ति है वो अपोजिट साइड में लगेगी। यहाँ ये अकेले हो गया और यहाँ सूर्य भी अकेला हो गया, तो यहाँ पे आएगा ज्वार लेकिन उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा जितना ज्यादा कि दीर्घ ज्वार में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल का जो तल है वो ज्यादा ऊपर नहीं आएगा, जो जली भाग है वो ज्यादा ऊपर आकर्षित नहीं कर पाएगा चंद्रमा। ठीक है, तो इस वजह से ये लघु ज्वार कहा जाता है, निपटाइड। किस क्या कहा जाता है, जब 90 डिग्री की कंडीशन में जब स्थिति होती है यानी समकोण की स्थिति होती है तो उस समय आपका निपटाइड आता है। निपटाइड यानी लघु ज्वार। क्या होता है लघु ज्वार, यानी बहुत ही कम मात्रा में जल ऊपर उठता है, क्योंकि दोनों की जो आकर्षण शक्ति है वो अलग अलग दिशा में और बहुत ही कम मात्रा में काम करती है, और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ काम करती है, तब दीर्घ ज्वार आते हैं। इसके बाद है लघु ज्वार। अभी मैंने आपको निपटाइड के बारे में बताया, वही यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि लघु ज्वार। आप इसको नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको ये चीजें भूले नहीं, और फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि रटने वाली चीज है नहीं। जब तक इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आप चाहे 10 बार इसको देखें, देखने से फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि दीर्घ ज्वार, अगर दीर्घ ज्वार जो सन और जो मून है वो एक दिशा में होंगे पृथ्वी के तभी आएगा, ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके कॉन्सेप्ट है जब क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और लेट आता है तो जो देरी से आता है 26 मिनट या 52 मिनट की जो देरी होती है, क्यों होती है मैंने आपको बताया है। आप इसको बार बार नहीं समझ में आए तो बार बार देखने की कोशिश करिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, बार बार इसको रफली खुद से करके देखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं लघु ज्वार। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, ये हिंदी के महीने में इसको कहा जाता है शुक्ल पक्ष, और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण की स्थिति, यानी समकोण की स्थिति यानी 90 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उस समय दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ काम नहीं करती, अलग अलग दिशा में अलग अलग काम करती है, इसलिए जो ज्वार यानी कि जो जल है वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता है ज्यादा मात्रा में। इस समय लघु ज्वार आता है, यह सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। ठीक है, और जब ये लघु ज्वार आएगा यानी कि जब जल का तल ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा तो जाहिर सी बात है जब वो नीचे गिरेगा तो उतनी स्पीड से उतना ज्यादा वो नीचे भी नहीं होगा, तो भाटा भी छोटा ही होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं हो, ज्यादा इसकी निचाई नहीं होती है। और जो ज्वार आते हैं वो 20% ज्यादा ऊंचाई होती है, और जब ये लघु ज्वार आते हैं तो इसमें जो है 20% नीचे की तरफ होते हैं। तो ये हो गया आपका कुछ थियोरेटिकल चीजें जिससे कि आप ये नोट्स के रूप में आप इसको लिख सकते हैं कि जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोण की स्थिति में यानी 90 डिग्री की स्थिति में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उस समय निपटाइड निपटाइड आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
लघु ज्वार। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो समकोण की स्थिति है उसको यहाँ पे बताया गया है। अभी तक क्या था, ये चंद्रमा जो था ये यहाँ पे बीच में रहता था, ठीक है। तो इन दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ काम करती थी। तो ये काफी, जो पृथ्वी पर जो सागरी भाग है उसका जो जल तल है वो काफी ऊपर उठ जाता था, क्योंकि दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ काम करती थी। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, इसमें जब एक सीध में होते थे तो 180 डिग्री का एंगल बनाते थे, लेकिन अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे आपका सन है, ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये पृथ्वी की स्थिति है, ये चंद्रमा की स्थिति है। और यहाँ पे आप देखें तो ये है 90 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये दूर दूर हो गए हैं, तो इसकी आकर्षण शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी और इसकी भी कम हो जाएगी। तो जो महासागरीय जल का जो तल है वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है इसकी अपेक्षा जब ये एक साथ होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निप टाइड, लघु ज्वार। और युति वियुति और कंजंक्शन या फिर अपोजिशन, सिजगी क्या है, सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की चीजें हैं, इसलिए बार बार मैं चीजें आपको रिपीट कर करके बता रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर ये चीजें आपको एक बार समझ में आ गई तो वो कभी नहीं भूलेंगे। अगर नहीं समझ में आई तो उसको आप 10 बार रटिए या फिर हमेशा रटते रहिए, वो समझ में नहीं आएगी। तो अगर समझ में नहीं आया तो इसको बार बार समझने की कोशिश करिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। तो आज के लिए जो टाइड और ईब है इसमें इतना ही। अभी आगे और भी थियरी दी गई है और भी चीजें हैं इसमें, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।